हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पिछले के सारे क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। आपने इसके पहले देखा था कि भारत में शिक्षा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके पहले आपने धर्म एवं दर्शन पढ़ा था। इन सारे क्लासेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए आपको इतना डिटेल से पढ़ाया गया। आज आपका नया चैप्टर है और आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही आज के क्लास को पढ़ करके आपको अपने जो देश में प्रौद्योगिकी है इसके बारे में जानने को मिलेगा कि हमारे देश में भी प्रौद्योगिकी कभी जो है किसी से पीछे नहीं थी या हम हमेशा से आगे थे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास है आपका, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। यानी कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मैटर में आज हम भले ही बहुत सारे देशों से पीछे हों, लेकिन कभी प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो प्रौद्योगिकी था ये पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन था। यानी कि हम सबसे आगे थे। कभी आज हमसे भले ही ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा था कि ये लोग हमसे बहुत पीछे थे और हम हर देश से हर क्षेत्र में कहीं बहुत आगे थे। और यही वजह थी कि पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण लोग हैं या देश हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि कभी हमारी प्रौद्योगिकी कैसी थी और आज हम ऐसे क्यों हैं। तो आज का जो आपका क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कोई राष्ट्र, समुदाय या नस्ल किसी दूसरे राष्ट्र, समुदाय या नस्ल पर सैकड़ों वर्षों तक शासन करता है तो इसका कारण बौद्धिक या सांस्कृतिक श्रेष्ठता नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता है। यानी कि जिसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी होता है, वो हर क्षेत्र में आगे जाता है। और चाहे वो जल हो, थल हो, आसमान हो या कैसा भी क्षेत्र हो, हर जगह उसका राज होता है। आप जानते हैं विश्व में इस समय अमेरिका, रूस, चीन जैसे जो देश हैं वो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है उनकी प्रौद्योगिकी, उनका विज्ञान, क्योंकि वो इस क्षेत्र में आगे हैं। और कोई भी देश अगर किसी देश पर अधिकार करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसका बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसका साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और जिस देश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी होती है वही हर क्षेत्र में राज करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता है। इसीलिए ये इतिहास साक्षी है। यानी कि हमारा इतिहास गवाह है कि उन्हीं देशों ने पूरे विश्व को गुलाम बनाया है जिनका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा उन्नत था। आपको पता है यूरोपीय कंट्रीज़ का जो विकास है या जो वहाँ पे नई नई चीज़ों का खोज है ये सबसे पहले हुआ। इन्हीं लोगों के यहाँ सबसे पहले पुनर्जागरण काल आया और ये लोग जो है जो रूढ़िवादिता थी, जो आडंबर था, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व के जो देश हैं वो हमेशा से आगे थे और भारत में ही रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और आडंबर भरा हुआ था। यहीं पर ही जाति पात और जाति धर्म और संप्रदाय जो है देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर छुआछूत और दास प्रथा थी। ऐसा जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमसे भी ज़्यादा कहीं खराब स्थिति थी यूरोपीय कंट्रीज़ की। वहाँ तो इंसानों को और भी ज़्यादा जो है दुर्गति में रखा जाता था। वहाँ पे इंसानों को दास बना करके वस्तुओं की तरह बेचा जाता था और जैसे जानवरों को यानों में या कहिए कि जलयानों में भर करके ले जाया जाता, वैसे इंसानों को जलयानों में भर करके यूरोपीय कंट्रीज़ आयात निर्यात या व्यापार किया करते थे। तो हमारी स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी जितनी यूरोपीय कंट्रीज़ की, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर कर लिया क्योंकि वहाँ पे समय से पुनर्जागरण काल आ गया। वहाँ पे समय से लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों ने आवाज़ उठाया और समय से वो लोग इन सब चीज़ों से परिचित हो गए कि जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवादिता है, ये दूर होना चाहिए। समुद्र में जो यात्रा करे वो बेहतर है, नई नई खोज होनी चाहिए, नई चीज़ का विकास होना चाहिए। और उन्होंने बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ही जो है बहुत सारे जलीय मार्गों का जो है खोज किया। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का खोज किया, जलीय रास्ते से भारत का खोज किया, ऐसे बहुत सारे द्वीपीय देशों का खोज किया और साथ ही बहुत सारे साइंस के क्षेत्र में जो विकास है ये यूरोपीय कंट्रीज़ ने किया। और इसी वजह से इन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों पर अधिकार किया और यही रीज़न रहा कि भारत भी
काफ़ी समय तक लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, क्योंकि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ चुके थे पुनर्जागरण काल आते आते। और जो ब्रिटिश हैं वो हमसे आगे हो गए, क्योंकि उनके यहाँ पुनर्जागरण काल पहले आया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और अपने यहाँ परिवर्तन लेकर के आए। हम इस चीज़ को बदल नहीं सके, और जब तक हम इसको समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो इतिहास है ये गवाह है, साक्षी रहा है इस बात का कि जिसका साइंस और प्रौद्योगिकी बेहतर रहा उसने राज किया है हर जगह पे। उसी देश ने विश्व पर प्रभुत्व जमाया है जिसकी तकनीकी जो दक्षता है ये सर्वश्रेष्ठ रही है। प्राचीन विश्व की अगर देखें तो उस समय तक भारत तकनीक के कई मामलों में अन्य देशों से श्रेष्ठ था, परंतु पुनर्जागरण के बाद जो तकनीकी दक्षता का अंतराल उत्पन्न हुआ वह खाई आज तक नहीं पाटी जा सकी। यानी कि अगर बात करें तो आधुनिक काल के पहले, यानी कि जब हमारे समाज में रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा नहीं था, मध्यकाल तक हमारे यहाँ का जो प्रौद्योगिकी है ये काफ़ी बेहतर था, काफ़ी उन्नत अवस्था में था और विश्व में हम अग्रणी श्रेणी में अपना स्थान रखते थे। लेकिन पुनर्जागरण काल आते आते हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो इतना पीछे हो गया, हमने नए नए खोज, नए नए जो प्रयोग हैं वो करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया, छोड़ दिया, और वहीं विश्व के देश जो है ये इसको जारी रखा और वो हमसे आगे निकल गए। और उस समय हमारा पीछे होना और उनका आगे होना, वो जो अंतराल बना उस समय का, वो आज तक समाप्त नहीं हो पाया। वो आज भी हमसे आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं, क्योंकि बीच में हमारा जो माइंड था, हमारा जो समाज था वो रूढ़िवादी और ऐसे सोच से ग्रसित हो गया था, जो कि हमारे पतन के लिए जिम्मेदार हुआ। जहां हम ये सोचते थे कि निम्न कोटि के जो लोग हैं या निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ हम बेहतर काम नहीं कर सकते, उनकी क्षमता, उनका जो शारीरिक विकास है वो हमसे अलग है, वो निम्न कोटि के हैं। जहां हम ये सोचते थे कि समुद्र को पार करना अधर्म की बात होगी, वहीं जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उन्होंने समुद्र को पार करके बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया। जब दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना रहे थे, वहाँ के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, तब हम उनके लिए एक बाजार बन कर के रह गए थे। यानी कि हमारी सोच ने हमें इतना पीछे कर दिया कि जो लोग कभी हमारे लिए बाजार थे, हम उनके लिए बाजार मात्र बन कर के रह गए और उनके सामानों का हम खरीद करने लगे और वो हमारे सामानों से तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे थे। तो ये अंतर आ गया था। हम सोचते थे समुद्र पार करना गलत है, वहीं यूरोपीय कंट्रीज जानते थे कि समुद्र पार करके ही बहुत सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, और यही रीज़न रहा कि वो लोग हमें जो है गुलाम बनाते रहे। और हम ये तब भी नहीं समझ पा रहे कि जिनके हम गुलाम बन रहे हैं वो भी तो समुद्र को पार करके आए हैं, उनका तो धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, उनकी तो जान नहीं गई। फिर हम इस सोच से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे कि अगर समुद्र पार करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, समुद्र पार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम अपनी इस सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। एक तरफ हम ऐसी सोच के साथ जी रहे हैं कि जो है समुद्र पार नहीं करना है, अपने से छोटे जाति के लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई नया प्रयोग नहीं करना। दूसरी तरफ जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश पर अधिकार करते जा रहे हैं और हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं, हमारे क्षेत्रों को अपने अधीन करते जा रहे हैं और हमें एक बाजार के रूप में तब्दील कर रहे हैं, और हम उनके जो है शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत नहीं है। और क्यों उन्नत नहीं है? क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है उसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि हम सही गलत का फ़र्क करना ही भूल गए हैं। और यही रीज़न रहा कि हम कहीं ना कहीं वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, क्योंकि हमारा साइंस प्रौद्योगिकी, हमारा जो एक विकास था वो रुक सा गया था। तो यही है बच्चों, यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को साफ साफ कह रहा है कि इसी की बदौलत जो दूसरे देश हैं उन्होंने अन्य देशों को गुलाम बनाया था। ये चीज़ याद रखेंगे। आगे है कि औद्योगिक क्रांति ने भी तकनीकी अंतराल को और अधिक गहरा कर दिया। और ये जो अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, आगे देख लेते हैं कि पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोपीय देशों ने विभिन्न खोजें की। कौन कौन सी? जब हमारे यहाँ पुनर्जागरण काल चल रहा था, हम लोगों को यही समझाने में लगे थे कि सती नहीं होने देना चाहिए, महिलाओं को सती नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करनी चाहिए, बाल विवाह नहीं करने चाहिए, बहु प्रथा नहीं होनी चाहिए। उस टाइम में वो लोग नया नया आविष्कार कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि आगे कौन रहेगा, वो जो अपने ही चीज़ों में उलझा हुआ है या वो व्यक्ति जो नई नई चीज़ों का खोज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे थे और यूरोपीय हमसे आगे जा रहे थे। वो छापे खाने का आविष्कार कर रहे थे, वहाँ छापे खाने का आविष्कार हुआ,
श्रेष्ठतम नौवहन की प्रणाली विकसित हुई। हम समुद्र में जाने से डरते थे और वो नौवहन का विकास कर रहे थे। और धार्मिक आंदोलन से विचारों में प्रगतिशीलता आई, जिससे उनका बौद्धिक उत्थान हुआ। और वहाँ पर जो पुनर्जागरण हो रहा था, जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था, उससे लोगों की आंखें खुल रही थी और लोग नई नई बौद्धिक क्षमता को प्राप्त कर रहे थे और उनकी सोच ब्रॉड हो रही थी। और दूसरी तरफ हम इन सारे जंजीरों में जकड़े जा रहे थे, उसके जो है आगोश में लिपटे जा रहे थे। ये परिवर्तन है जिससे उनका बौद्धिक उत्थान हुआ। पुनर्जागरण काल की इन तकनीकी उपलब्धियों के बदौलत यूरोपीय देशों ने अन्य देशों पर शासन किया और वहाँ पर पुनर्जागरण आया, और जिसकी वजह से वहाँ के देश के जो लोग हैं उनका जो मानसिक स्तर है वो ओपन हुआ, ब्रॉड हुआ। और यही वजह रहा कि उन्होंने सारे देश ने अपने यहाँ के नागरिकों को मोटिवेट किया, नया नया रास्ता ढूंढने के लिए, नए नए उपनिवेश ढूंढने के लिए, नई नई चीज़ें ढूंढने के लिए, आविष्कार करने के लिए वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक तरफ हमारे यहाँ लोग जो है रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो परिणाम तो नेगेटिव होना ही था और यही वजह रहा कि वो हम तक पहुँचे और हमें उन्होंने अपना गुलाम बनाया। इतना ही नहीं, इसके बाद औद्योगिक क्रांति आ गई और औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी के मशीन और ऐसी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार कर लिया, जिससे उनका जो उत्पादन है वो तेज़ी से बढ़ा। उनके उत्पादन की क्वालिटी में, बारीकियों में उच्च गुणवत्ता आई। और दूसरी तरफ हम जो है अभी पुरानी पद्धति से उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कम उत्पादन होता है और उतनी आकर्षक चीज़ें नहीं बनती हैं। तो जाहिर से बात है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें झेलना ही पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति ने भी तकनीकी अंतराल को और अधिक गहरा कर दिया। विश्व के कई प्रसिद्ध आविष्कार एवं सिद्धांतों की चर्चा भारत के अन्वेषकों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दी थी। यानी कि एक तरफ हम पीछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो हर क्षेत्र में हमसे आगे जा रहे हैं। और जो विश्व के लोग हैं उन्होंने जिन तकनीकी को अपने नाम करवाया, उसका जो घोषणा है, उसका जो आविष्कार है वो भारतीयों ने बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन पुनर्जागरण काल हमारे यहाँ नहीं आया और हमने उन सारी टेक्निकों को, उन सारे खोजों को अपने नाम हम नहीं करवा सके और वो विदेशियों के नाम हो गया। ये चीज़ देखेंगे बच्चों कि जो विश्व के कई प्रसिद्ध आविष्कार एवं सिद्धांतों की चर्चा भारत के अन्वेषकों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दी थी, परंतु औपनिवेशिक दास्तां से स्थापित भारत उन सिद्धांतों की वैश्विक मान्यता ना ले पाया, क्योंकि हम जो है दास्तां के जंजीरों में जकड़े थे। इसीलिए जो सिद्धांत हमने ढूंढे थे हजारों वर्ष पहले, हम उसे विश्व स्तर पर अपने नाम नहीं करवा सके और वो यूरोपीय कंट्रीज़ के नाम हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही माइनस पॉइंट रहा। जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन की देन मानते हैं, इसकी पुष्टि न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जो न्यूटन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो नियम है, इस नियम के बारे में हमारे यहाँ के जो महान पुरुष हैं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने सदियों पहले ही घोषणा कर दिया था इन सारी चीज़ों का, लेकिन हम इसे अपने नाम नहीं करवा सके और बाद में ये न्यूटन ने अपने नाम कराया। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये भारतीयों की देन है, न्यूटन ने जिसे अपने नाम किया है, इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही पृथ्वी की गोल आकृति और इसके धुरी पर घूमने की बात सिद्ध कर दी थी। जो कॉपरनिकस ने मतलब बहुत टाइम बाद घोषणा किया, वो घोषणा भारतीय जो वैज्ञानिक हैं या जो खगोलवेत्ता हैं आर्यभट्ट, इन्होंने सैकड़ों साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और पृथ्वी गोल है। ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी, लेकिन इसको कॉपरनिकस के नाम ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि ये हम अपने नाम नहीं करा सके। आगे बच्चों, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम बहुत आगे थे। आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले विश्व में तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे। एक ही उन्नत जो है टेक्नोलॉजी थी। इसके पहले नवपाषाण काल से आप जानते हैं कि मिट्टी के चक्के को घुमा करके उस पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाना हम जानते थे, ये भी एक साइंस था। हमने पहियों का आविष्कार किया और उस पर सामान ढोना आसान बनाया, ये भी एक आविष्कार था। और आगे चल करके गणित का आविष्कार भी आप देखेंगे वैदिक काल से देखने को मिलता है। साथ ही सुलभ सूत्र में वेदियों की माप जैसे टेक्निक का पता चला। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे पैमाने का उपयोग किया जाता था, स्केल का उपयोग किया जाता था नाप के लिए। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी है।
जो आपने देखा है कि अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्रकारी है उसमें भी टेक्नोलॉजी है, जो आज तक उनका कलर फेड नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि मौर्य काल में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास हुआ जो एक अच्छे टेक्नोलॉजी को बताता है। साथ ही आप देखेंगे कि मौर्य काल आते आते लगभग कई क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो चुका था, विकास हो चुका था। हम ऐसे लोहे का आविष्कार करना जानते थे जिसमें सदियों तक जंग नहीं लगता था, जिसका उदाहरण आप जो आपका मेहरौली का लौह स्तंभ है उसको ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक का हम आविष्कार करना जानते थे, चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे वो वास्तुकला के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में। हमारा जो टेक्नोलॉजी था, जो विज्ञान था, बहुत आगे था। हमारे यहाँ चिकित्सकों ने उस समय ही बहुत अलग अलग बीमारियों को ऑपरेशन से ठीक करने की टेक्निक ढूंढ लिया था। हमारे यहाँ के विद्वानों ने खगोल के शास्त्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में बेहतरीन जो है खोजें कर डाली थी, जिस क्षेत्र में अभी विश्व सोच भी नहीं सकता था, हम उस क्षेत्र में बहुत आगे थे। तो हमारा जो अंतरिक्ष और हमारा जो साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ये शुरू से बहुत आगे थी और शायद तब वहाँ तक विश्व के लोग पहुँच भी नहीं सकते थे। हम इतनी बारीकियों से हर क्षेत्र में काम करना जानते थे, चाहे वो मूर्ति निर्माण हो, चाहे वो वस्त्र निर्माण हो, चाहे वो धातु की वस्तुएं हो। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी और उन्नत किस्म की थी। तो ये याद रखेंगे बच्चों। इसी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि गणित। और गणित के बारे में क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में पैमाने यानी कि स्केल मिले हैं। लोथल से हाथी दांत का स्केल, मोहनजोदड़ो से सीप का स्केल पाए गए हैं, भी प्राप्त हुए हैं। मूल रूप से गणित का विकास वैदिक काल में माना जाता है और गणित का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो शुल्ब सूत्र को माना जाता है। 7 शून्य दशांश गणना विधि, आर्यभट्ट के द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि, ज्या जिसको साइन कहते हैं सिद्धांत, तथा ब्रह्मगुप्त द्वारा वृत्तस्थ चतुर्भुज की विशेषताओं को खोजने के साथ साथ वर्गमूल का व्यवस्थित विकास भी प्राचीन भारत की महान उपलब्धियां रही हैं। यानी कि हमारे यहाँ के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने वर्गमूल भी ढूंढा, उन्होंने ज्या का साइन भी ढूंढा, उन्होंने घनमूल ढूंढा है। ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों की देन है। और 7 शून्य दशमलव ये सब हमने ही ढूंढा है। तो ये सब क्या है, हमारे यहाँ के विज्ञान को, हमारे यहाँ के गणित को दिखाता है। आगे है बच्चों कि इन सारी चीज़ों का भारतीय महान जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज कर डाला था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पिंगल नामक गणितज्ञ ने बाइनरी पद्धति को दशमलव संख्याओं में परिवर्तनीय समीकरण के तौर पर विकसित किया। यानी कि जो बाइनरी पद्धति है जिसका उपयोग आज हम करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, उसका भी आविष्कार भारतीयों ने कर लिया था और उसको कैसे दशमलव में चेंज करेंगे इस पद्धति का समीकरण भी निकाल लिया था। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी पुस्तक छंद्र शास्त्र में वर्णित किया है। छंद्र शास्त्र में ही इन्होंने इस सारी पद्धतियों का जो है वर्णन किया है। कौन है, पिंगल ऋषि हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे पिंगल ऋषि का है। इन्होंने ही बाइनरी सिस्टम को दशमलव जो संख्याएं हैं उसमें परिवर्तन करने की जो टेक्निक होती है उसको ढूंढ लिया था। और इनकी जो पुस्तक है छंद शास्त्र, इसमें इन सारी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे है खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष विज्ञान। अब देख लेते हैं खगोल और ज्योतिष क्षेत्र में हमने क्या बेहतरीन काम किया है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान बहुत उन्नत था। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान को कई ऊंचाइयां दी। इन्होंने ही, आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री हैं और इन्होंने खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी हैं। इन्होंने ही बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा है, आविष्कार किया, घोषणाएं की हैं। उनकी आर्यभट्टियम ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं। उन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने ही कहा है। किसमें कहा है, आर्यभट्टियम में जो है पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमते हुए जब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस सिद्धांत को किसने ढूंढा है, आर्यभट्ट ने ढूंढा है कि जब पृथ्वी घूमती रहती है और घूमने के दरमियान जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब इसे हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब ये आपका हो जाता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घोषणा भी आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कर दिया था। साथ ही ये भी कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर सूर्य का मतलब अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ये सारी बातें किसने हमें बताई हैं, आर्यभट्ट ने बताई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वराहमिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका, याद रखेंगे पंच सिद्धांतिका किसका है, वराहमिहिर का है। इसमें नक्षत्र विज्ञान विषयक 5 सिद्धांतों का
सार दिया गया है, जिसमें सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का सार भी शामिल है। यानी कि जो सूर्य सिद्धांत का सार है ये आर्यभट्ट जो ब्राह्मीर हैं इनके पंच सिद्धांतिका में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, ब्राह्मीर का जो पंच सिद्धांतिका है नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मीर की खगोल शास्त्र संबंधी दूसरी प्रसिद्ध रचना बृहद संहिता, तो ये भी याद रखेंगे, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता दोनों किससे संबंधित है? ब्राह्मीर से संबंधित है। बृहद संहिता में ब्राह्मीर ने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि चंद्रमा के बारे में भी इन्होंने बताया। यानी कि पृथ्वी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें आर्यभट्ट ने दिया है। ब्राह्मीर ने बताया कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये चीज़ ब्राह्मीर ने ही हमें बहुत पहले ही बता दिया था या बहुत पहले इस बात की घोषणा कर दी थी। खगोल विज्ञान पर ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा भास्कराचार्य ने सिद्ध शिरोमणि में विस्तृत चर्चा की है। ये दोनों जो राइटर्स हैं इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि जो ब्रह्मगुप्त हैं इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ब्रह्म स्फुट, और भास्कराचार्य की जो पुस्तक है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखना है बच्चों। ये दोनों किससे संबंधित हैं? खगोल शास्त्र से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है औषधि विज्ञान। ये हमने देखा गणित के क्षेत्र में और हमने देखा खगोल के क्षेत्र में। अब हम देखेंगे औषधि विज्ञान के क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो कहाँ तक गए थे और किन किन चीज़ों का हमारे देश में आविष्कार हो चुका था। प्राचीन भारत में उस युग का चिकित्सा विज्ञान की काफ़ी उन्नत था। यानी कि हमारे देश में प्राचीन समय में जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है ये भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था, काफ़ी बेहतरीन स्थिति थी इसकी। आगे है अथर्ववेद में प्रथम बार बीमारियों की और चिकित्सा की तथा औषधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे पहले किस ग्रंथ में बीमारियों का, औषधियों का और चिकित्सा का उल्लेख मिलता है तो आपका अर्थशास्त्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। प्राचीन भारत में आयुर्वेद की 3 जो है किताबें या 3 महान विद्वान उनको जरूर याद रखेंगे। कम से कम 3 महान विद्वानों के नाम तो आपको याद होने चाहिए जो आपके यहाँ के जो है चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जिसमें चरक हैं, सुश्रुत हैं और एक और हैं आपके वाग्भट्ट। चरक और सुश्रुत का नाम तो आप अक्सर सुनते होंगे। चरक जो है ये औषधि विज्ञानी हैं, इन्होंने बहुत सारे औषधियों के बारे में उल्लेख किया है। जो सुश्रुत हैं ये शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, ये शल्य चिकित्सक हैं या विशेषज्ञ हैं। और आपके वाग्भट्ट ये 3 लोग हैं जो आपके औषधि विज्ञान से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। चरक ने चरक संहिता लिखी है, ये बार बार एग्जाम में आता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है और वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह लिखा है। ये याद रखेंगे, अष्टांग संग्रह किसका है? वाग्भट्ट का है। इन तीनों ग्रंथों में इन तीनों ग्रंथों से बृहद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो तीनों ग्रंथ हैं ये बृहद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि त्रयी शब्द जिसके साथ जुड़ता है उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे वेद त्रयी, जैसे कि द्विज किसे कहा जाता है, इसमें भी 3 वर्ण आते हैं आपके। ऐसे ही बृहद त्रयी की बात करेंगे तो आपके 3 चिकित्सा की किताबें हैं जो अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा लिखी गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। बृहद त्रयी में आपका सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग संग्रह शामिल है। आगे है पशु चिकित्सक। सालीहोत नामक पशु चिकित्सक ने है आयुर्वेद, अश्व लक्षण शास्त्र तथा अश्व प्रशंसा के 3 ग्रंथ जो है उपलब्ध है। यानी कि जो पशु चिकित्सा है इस क्षेत्र में भी बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे दवाइयाँ ढूंढी गई हैं और साथ ही बहुत सारे इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। यानी कि चिकित्सा चाहे पशुओं का हो या इंसानों का हमारे यहाँ बेहतर स्थिति में है और इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने महारत भी हासिल कर रखा है। और जो चरक और सुश्रुत संहिता है इसका बहुत सारे विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और इसमें दी हुई जड़ी बूटियों और औषधियों का पूरे विश्व में लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं धातु विज्ञान के क्षेत्र में। धातु के क्षेत्र में सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त कांस्य अथवा तांबे की जो आपकी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं ये बताती हैं कि हम धातु का शोधन भी करना जानते थे और अलग अलग धातुओं को मिला करके एक नया धातु बनाना भी जानते थे। तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी
और हम इसके अलावा मिट्टी की चमकीले बर्तन बनाना भी जानते थे, जो इस बात की पुष्टि करता है। प्रथम शताब्दी तक सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसे धातुओं तथा पीतल एवं कांस्य जैसे मिश्र धातुओं का व्यापक उत्पादन होने लगा था। अजंता के चित्र सैकड़ों वर्ष बाद भी अपनी चमक के कारण रंगों का उत्तमता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें खनिजों और वनस्पतियों की पत्तियों और फूलों का उपयोग करके ये कलर किए गए हैं। इससे पता चलता है कि हम धातुओं का हर जगह उपयोग करना जानते थे। हमने उसके गहने भी बनाए हैं, सिक्के भी बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र मूर्तियां भी बनाई हैं। साथ ही हमने इसको चित्रकला में कलर करने में भी उपयोग किया है और वो आज भी अपनी चमक को बनाए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं। हम धातु को उसका शोधन करना भी जानते थे और दो धातुओं को निश्चित अनुपात में मिला करके एक अलग धातु बनाना भी जानते थे। तो हमारे यहाँ का धातु विज्ञान भी हमेशा से उन्नत अवस्था में है, ये चीज़ याद रखेंगे। आगे है आपके प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक। प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन हैं और वो किस क्षेत्र में महारत हासिल है उनको, ये चीज़ याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहले हैं बौद्धायन। बौद्धायन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणितज्ञ हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की। अगर ये क्वेश्चन बने कि पाई के मान की गणना किसने किया है, बौद्धायन ने किया है। बौद्धायन किससे संबंधित हैं, ये एक गणितज्ञ हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाते, इन्हीं पॉइंट्स को उठाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 5वीं 6ठी सदी के गणितज्ञ हैं और साथ ही नक्षत्रविद भी हैं और साथ ही ज्योतिषविद भी और भौतिक वैज्ञानिक भी हैं। यानी कि आपके जो आर्यभट्ट हैं इन्हें कई क्षेत्र का जो है ज्ञान है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये गणितज्ञ भी हैं, ये नक्षत्र के बारे में भी जानते हैं, यानी कि खगोल शास्त्री भी हैं, साथ ही ये ज्योतिषविद भी हैं और भौतिक शास्त्री भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट के बारे में याद रखेंगे बच्चों। आर्यभट्ट ने ही वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन, ये चीज़ें, साथ ही वृत्त का क्षेत्रफल आदि संबंधी जो अवधारणाएं हैं वो दी हैं। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। इन्होंने वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन और वृत्त का क्षेत्रफल आदि की जो अवधारणाएं हैं वो किसने दिया है, आर्यभट्ट ने दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने शून्य को केवल संख्या ही नहीं बल्कि चिन्ह के रूप में जो है व्यवस्थित किया है। तो अगर आए कि शून्य को एक चिन्ह के रूप में किसने व्यवस्थित किया है, आर्यभट्ट ने किया है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद है वैज्ञानिक बराहमिहिर। बराहमिहिर जो है एक जल विज्ञान और साथ ही भूगर्भिक विज्ञान और पर्यावरण वैज्ञानिक क्षेत्र में विशेष योगदान इन्होंने दिया है। तो याद रखेंगे ये जल वैज्ञानिक भी हैं, भूगर्भिक विज्ञान से भी संबंधित हैं और पर्यावरण के वैज्ञानिक भी हैं बराहमिहिर। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त प्राचीन भारत के ज्योतिष गणितज्ञ। इन्होंने जो है बहुत सारा ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं, खोजें की हैं, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये गणितज्ञ भी हैं और ज्योतिष शास्त्री भी हैं आपके ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खंड खाड्य जैसी प्रमुख ग्रंथ की रचना की है। एग्जाम में बार बार आता है कि खंड खाड्य और आपका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसका है, तो ये याद रखेंगे ब्रह्मगुप्त का है। उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने और शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त ने क्या क्या दिया है, इन्होंने जो है चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम, द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र ब्रह्मगुप्त ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने खंड खाड्य ग्रंथ में पंचांग बनाने की विधि का उल्लेख किया है। याद रखेंगे पंचांग बनाने की जो विधि का उल्लेख है ब्रह्मगुप्त ने किसने किया है, खंड खाड्य ग्रंथ में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मगुप्त गणित के सिद्धांतों को ज्योतिष में प्रयुक्त करने वाले प्रथम विद्वान थे। ये ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने गणित के सिद्धांतों का उपयोग किया है ज्योतिष में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कभी कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित के सिद्धांतों का उपयोग ज्योतिष में किया है, ब्रह्मगुप्त हैं बच्चों, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति भास्कर सेकंड।
भास्कराचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, किसका ग्रंथ है, भास्कर सेकंड का, जिनको भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाटीगणित, लीलावती, बीजगणित, बृहद गणिताध्याय तथा गोलाध्याय नामक 4 अध्याय हैं। यानी कि सिद्धांत शिरोमणि में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय क्या है, पाटीगणित या इसी को लीलावती कहते हैं, यानी कि अंक गणित। पाटीगणित, लीलावती या ये अंक गणित से संबंधित पुस्तक है, ये चीज भी याद रखेंगे। अंक गणित की पुस्तक है लीलावती, जिसको पाटीगणित के नाम से भी जानते हैं, ये पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय है इनका बीजगणित, तीसरा अध्याय है इनका गृह गणिताध्याय और चौथा इनका है गोलाध्याय। ये 4 अध्याय हैं सिद्धांत शिरोमणि की। किसने लिखा, भास्कर सेकंड ने या भास्कराचार्य ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि लीलावती की रचना किसने किया है, भास्कराचार्य ने। ये भी क्वेश्चन आता है लीलावती कैसा ग्रंथ है, क्या ये खगोल से संबंधित ग्रंथ है, चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है, गणित या अंक गणित से संबंधित ग्रंथ है, या जो है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं और लीलावती शब्द से पता चलता है कि कोई नाटक होगा या कोई और शास्त्र होगा, लेकिन याद रखेंगे बच्चों ये अंक गणित की पुस्तक है, जो कि एक अध्याय है सिद्धांत शिरोमणि का। लिखा किसने, भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य ने। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है और बच्चे अगर नहीं पढ़े रहते तो पक्का गलत करते, क्योंकि इसके नाम से लगता ही नहीं कि ये गणित की पुस्तक है। इसलिए बच्चों ये पूरी की पूरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके चरक, ये कनिष्क के दरबारी हैं। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे किसके दरबारी हैं, कनिष्क के दरबारी हैं। और दरबार में क्या है, राजवैद्य हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता का जो है संपादन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोगों के वर्णन के साथ रोग निरोधक एवं रोगनाशक जड़ी बूटियों का उल्लेख है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है चरक संहिता, इसमें इन्होंने बहुत सारे रोग का उल्लेख किया है, साथ ही उसका कैसे उपचार हो और कैसे निदान हो, इसका भी इन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है बच्चों कि हमारे यहाँ के जो चिकित्सा शास्त्री थे, जो चिकित्सक थे, जो विशेषज्ञ थे, इन्होंने इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियों का, इतनी बेहतरीन जड़ी बूटियों को ढूंढ निकाला था कि जिससे शायद दुनिया का कोई बीमारी लाइलाज रह ही नहीं सकता था। शायद अगर वो किताबें आज हमारे पास होती और वो सारे रिसर्च हमारे पास होते तो आज चाहे एड्स हो या कैंसर हो या कोई भी बीमारी, वो कभी लाइलाज नहीं रहती, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से इलाज की जा सकती थी। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। याद रखेंगे ये शल्य चिकित्सा के पितामह हैं। शल्य चिकित्सा के ज्ञाता सुश्रुत ने हड्डियों को जोड़ने और आँखों का मोतियाबिंद, साथ ही आप रेशनों का तरीका भी इन्होंने बताया है, यानी कि कैसे ऑपरेशन करना है। अगर कहीं पे जो हड्डियां हैं वो टूट के अलग हो गई हो तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं और किस तरह से ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन बेहतर होगा। साथ ही मोतियाबिंद को ठीक करना जानते थे, हड्डियों को जोड़ना जानते थे, ऑपरेशन करने का तरीका। और ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि जिस तरह के पद्धति का, जिस श्रृंखला का आज हम ऑपरेशन में उपयोग करते हैं, उसी श्रृंखला का मतलब या उस जिस श्रृंखला को सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में बताया था ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, आज भी उन्हीं श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है। यानी कि आज की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो फॉलो करती है सुश्रुत के बताए हुए नियमों को। इतना गूढ़ बात सदियों पहले वो बता के गए थे जिसको आज भी उपयोग में लाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। ये बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे जोड़ का, ऑपरेशन का, मोतियाबिंद का, इन्होंने बहुत ही बेहतर वर्णन किया है। आप देख लेते हैं आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक। ये तो हमारे प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हैं। अब आधुनिक भारत में वैज्ञानिक को देख लेते हैं और आधुनिक भारत में वो वैज्ञानिक हैं जो आज़ादी के बाद आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं एंशिएंट के बाद हमने बीच में कोई वैज्ञानिक नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो खोज का काम था, जो रिसर्च था, ये सब कहीं ना कहीं बंद हो गया था। हम अंधकार में डूब गए थे और हम गलत चीज़ों में बंधते जा रहे थे। हमारा समाज पीछे होता चला गया और एक जो बड़ा टाइम पीरियड गुजरा, इसमें हमने कुछ बेहतर रिसर्च, कुछ बेहतर काम नहीं किया।
यही वजह रहा कि अंग्रेजों ने हमसे पहले सारी चीज़ों को समझ लिया और अपने यहाँ हर चीज़ का आविष्कार किया और इतने बड़े बड़े देशों को सदियों तक वो गुलाम बनाए रखे। लेकिन आज़ादी के बाद फिर से जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई तो हमारे यहाँ के जो महान लोग हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और बेहतर काम किया। उन्हीं में से कुछ महान विभूतियों के नाम हम देख लेते हैं कि कौन कौन है जो आज़ादी के बाद आए हैं। इससे पहले जो नाम है वो है जगदीश बोस चंद्र बोस का। 1858 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। भौतिक शास्त्री थे, याद रखिएगा। और कैस्कोग्राफ नामक यंत्र का जो विकास है वो जगदीश चंद्र बोस ने ही किया है, याद रखेंगे बच्चों। आगे है श्रीनिवास रामानुज, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। श्रीनिवास रामानुज जो हैं इन्होंने गणित के क्षेत्र में ऐसी ऐसी शोधें की हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने नियम बताए हैं जो अपने आप में विचित्र था। ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे लेकिन इन्हें गणित में इतना इंटरेस्ट था, ये गणित में इंटरेस्ट रखते थे और इन्होंने स्वयं से गणित सीखा और स्वयं से इन्होंने गणित के बहुत सारे नियमों को बना डाला। और इतना विचित्र बात है कि इनकी इस क्वालिटी से भारतीय जो है परिचित नहीं हुए, इनको किसी विदेशी ने समझा और वो विदेश ले गया और इन्होंने विदेश में सारे नियम सिद्धांत और जो शोध है वो किया है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। श्रीनिवास रामानुज 1887 से 1920 का टाइम पीरियड है, यानी कि गुलामी का ही दौर चल रहा है लेकिन गुलामी का लास्ट का दौर है और इस दरमियान ये हमारे यहाँ के जो महान भूति हैं वो हैं, लेकिन अभी उनकी जो प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाई। सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ हैं ये। 1911 में इन्होंने जर्नल ऑफ इंडियन मैथ शोध पत्र प्रकाशित किया। उनके जन्म दिवस जनरल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में बर्नौली संख्याओं के मुख्य गुण विषय पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इन्होंने गणित के क्षेत्र में इतना बेहतरीन काम किया, इतनी नए नए शोध किए, रिसर्च किए, जो नए नए फार्मूले और नियम दिए, इसी वजह से इन्हीं के जन्म दिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब है? 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सीवी रमन, जन्म हुआ है 1880 में और मृत्यु 1888 है और मृत्यु 1970 है। वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया है, याद रखेंगे बच्चों। इनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो सीवी रमन को मिला है। कब मिला है? 1930 में ही मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? भौतिक क्षेत्र में मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1929 को नाइटहुड, 1954 को भारत रत्न, 1957 को लेनिन शांति पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफ़ी महान व्यक्तित्व हैं जिनको आप देख रहे हैं नोबेल भी मिला है 1930 में, साथ ही इनको 1929 में नाइटहुड की उपाधि मिली है। इसके अलावा 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे इनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इनको इनकी खोज की उपलब्धियों की वजह से इन्हीं के जो उन्होंने ढूंढा है 28 फरवरी का दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इनके खोज के उपलक्ष्य में या इनके खोज को एक तरीके से सम्मान देने के लिए 28 फरवरी को याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसके बाद है आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनकी वजह से भारत में परमाणु विज्ञान सक्सेस हुआ और परमाणु जो बम है वो बनाने में हम कामयाब रहे। इनका टाइम पीरियड 1909 में जन्म है और 1966 में मृत्यु हुई है। भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। 1945 में टाटा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना, इन्होंने टाटा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना कब किया है? 1945 में किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1948 परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है पारित हुआ इन्हीं के समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना हुई और भारत का पहला आणविक रिएक्टर अप्सरा
जो है वो बनकर तैयार हुआ। किसके नेतृत्व में सारे काम हो रहा है? होमी भाभा के नेतृत्व में हो रहा है। आप देख रहे हैं इन्हीं के समय में अधिनियम भी बन रहा है, परमाणु विभाग से संबंधित आयोग भी बन रहा है, साथ ही पहला ऊर्जा संस्थान भी बन रहा है और पहला आणविक रिएक्टर भी बन रहा है, अप्सरा जिसको कहते हैं। ये सारे जो खोजों को अंजाम दिया जा रहा है, ये जो सारी चीज़ें स्थापित हो रही हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? होमी जहांगीर भाभा को जाता है और यही आणविक विज्ञान के जनक हैं भारत में, ये चीज़ भी याद रखेंगे। इसके बाद है APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं वो अपने आप में एक बेमिसाल एक हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं। साथ ही विक्रम अम्बालाल साराभाई, इन्होंने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, या कहिए इन्हीं के समय में या इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इसी वजह से आप देखते हैं हमारा एक भाभा संस्थान भी है, तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इसके बाद है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनसे भी आप परिचित हैं, इन्हीं की देन है जो हमारे यहाँ ऑपरेशन फ्लड आया, जो हमारे यहाँ श्वेत क्रांति आई, जिनकी वजह से आप देखते हैं आनंद डेयरी का शुरुआत हुआ और जिनकी वजह से भारत में जो दूध की कमी है वो पूरा हुआ। तो ये हमारे देश के महान व्यक्तित्व रहे बच्चों, जिनसे आप परिचित भी हैं और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। और आज का ये चैप्टर छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के चैप्टर से आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, साथ ही अपने देश के पुरानी टेक्नोलॉजी को जानकर भी एक गर्व महसूस हुआ होगा कि हमारे यहाँ कभी हम इतना आगे थे लेकिन आज हम पीछे हो गए हैं। लेकिन फिर हमारा एक दौर आएगा जब हम सबसे आगे होंगे, क्योंकि हम विश्व में युवा देश हैं, सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है और युवा शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। तो हम आगे उम्मीद करेंगे कि कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम हर क्षेत्र में फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और बेहतर काम करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ करेंगे ताकि सब कुछ अच्छा रहे। तो इन्हीं अच्छी सोच के साथ, इन्हीं अच्छी उम्मीदों के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे और भी इससे जुड़े क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।